स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल में। दोस्तों आज से हम लोग डिप्लोमा का और बीएससी का यानी डीआरआईटी और बीआरआईटी के लिए डार्क रूम टेक्नीशियन का जो कोर्स है, जो सिलेबस है आपका, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हम लोगों का सिलेबस आगे बढ़ेगा, जो टॉपिक आएगा जिस हिसाब से, वो कुछ इस तरीके से होगा। पार्ट वन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये पार्ट वन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे लोकेशन ऑफ डार्क रूम। सबसे पहले तो डार्क रूम का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद लोकेशन ऑफ डार्क रूम, बिल्डिंग एसेंशियल्स और साइज, एंट्रेंस, वेंटिलेशन, लाइटिंग, एपरेटस या फिर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं डार्क रूम के अंदर उसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ डार्क रूम एंड पास बॉक्स क्या होता है एक्चुअली। जो बहुत जगह पे ऐसा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर आपका जो टॉपिक है वो पास बॉक्स का टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये डार्क रूम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम लोग जो है पास बॉक्स को भी देखेंगे, तो इस तरीके से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो पार्ट टू इन द सेंस हो सकता है ये तीसरा वीडियो हो, क्योंकि थ्योरी को अच्छे से जानने में समय लगेगा और मैं नहीं चाहता कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा का जो है वीडियो बनाऊं ताकि आप बोर हो जाए। तो 20 मिनट पे हम कट कर देंगे, चाहे वो टॉपिक जितना ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको कंसेप्ट और जो अभी हम पढ़ाएंगे, जिस तरीके से पीपीटी डिजाइन हुआ है, आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायग्राम के साथ हर एक पॉइंट्स का डायग्राम होगा, हर एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो हमारा डार्क रूम टेक्निक का जो सीरीज चल रहा है, इसको देखने के बाद हमें नहीं लगता आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट ये मिलेगा आपको इस वीडियो से, इस सीरीज से, कि आपको स्टैंडर्ड बुक के जो नोट्स होते हैं वही मिलेंगे यहाँ पे। आपको बुक के अलावे, स्टैंडर्ड बुक जो है उसके अलावे किसी और का नोट्स नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड बुक जो आपके रेडियोलॉजी के सिलेबस में, बीएससी या डीआरआईटी के सिलेबस में जो फॉलो होते हैं, उसी से आपका जो है ये पॉइंट्स मिलेगा। तो इससे क्या फायदा होगा आपको, आप अपने कॉलेज के एग्जाम में बेहतर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो आपका वैकेंसी के लिए एग्जाम वगैरह होता है, जैसे एमसीसीआरई, बीटीएससी, रेलवे, जो एक्सरे टेक्नीशियन वैकेंसी का होता है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। जो पार्ट टू होगा हमारा, उस पार्ट टू में जो है हम लोग देखेंगे एक्सरे फिल्म, कैसेट, फिल्म होल्डर, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कंपोजिशन ऑफ फिल्म, टाइप ऑफ फिल्म, हैंडलिंग, अनएक्सपोज फिल्म को कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद हैंगर वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेफ होल्डर या फिल्म हैंगर जो होता है। जो पार्ट थर्ड होगा हमारा, उसमें देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कैसे होता है। उसके बाद वॉशिंग और ड्राइंग जो है कैसे धोते हैं, कैसे जो है उसको हम सुखाते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग सॉल्यूशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेंटेनेंस, कैसे मेंटेन करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्चुअली में वो सॉल्यूशन क्या होता है टैंक में, उन सब चीजों को जानेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन आपको जो है डायग्राम वगैरह दिख रहा है। यहीं पे अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ तो ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, ये आपका सेफ लाइट कहलाता है, जो हम लोग यूज करते हैं डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम पे। ये आपके टैंकर्स हो गए जिसमें अलग अलग सोल्यूशन रखे होते हैं, ये वॉशिंग के लिए रखा हुआ है। ये पूरा फिल्म है, कैसेट है, ये सब चीजें आप जो यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, यहाँ के बाद आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अपना डार्क रूम। एक्चुअली डार्क रूम होता क्या है, डार्क रूम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डार्क रूम का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा, नहीं, उसके अंदर लाइट्स होती हैं, लेकिन जो लाइट्स होती है उसमें फिल्टर लगा होता है, जिस फिल्टर की वजह से एक फिक्स्ड वेवलेंथ का लाइट निकलता है, जो फिल्म को फोग नहीं करता है। फिल्म पे जो फोगिंग होता है लाइट की वजह से, वो ड्यू टू डिफरेंस वेवलेंथ है। तो वो वेवलेंथ जो होता है लाइट का जो निकलता है, वो अच्छे क्वालिटी का निकलता है, जो फिल्म को फोग नहीं करता है। आपने सुना होगा कि फिल्म को आप, जो पहले का फिल्म होता था, अब तो ऐसा होता है ड्राई फिल्म आता है, उसको आप बाहर रखे कहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे सीटी या एमआरआई वगैरह में यूज, राइट। तो उसमें नहीं होता, अभी भी डीआर में भी ऐसा होता है कि आप उसको बाहर भी रख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी यूज कर। लेकिन जो पहले का था मैनुअल फिल्म था, उसको अगर आप लाइट में ले आते, सनलाइट हो गया या फिर आप बल्ब के लाइट में लाते, तो एक्सपोज हो जाता, वो फिल्म फोगिंग हो जाता था। तो उसको बाहर में आप नॉर्मल लाइट में यूज नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से डार्क रूम के अंदर सेफ लाइट का इस्तेमाल किया गया, जिसपे एक पर्टिकुलर फिल्टर लगा रहता है बल्ब पे, और वो फिल्टर करके जो है लाइट को भेजता है ताकि फिल्म पे कोई फॉगिंग नहीं हो। तो डार्क रूम का ये मतलब नहीं है कि आपका रूम बिल्कुल डार्क होगा, उसमें कोई लाइटिंग वगैरह नहीं होते। लाइटिंग होते हैं, अलग अलग तरीके की लाइटिंग भी होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो ये आप देख रहे हैं डार्क रूम जो है, उसमें आपका ये बल्ब प्रोवाइड किया गया होता है, जो सेफ लाइट कहलाता है। अब हम डार्क रूम को थोड़ा सा जाने। ये सारे उसके पॉइंट्स है, डार्क रूम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारे इसके पॉइंट्स। डार्क रूम इज अ फिल्म प्रोसेसिंग,
डार्क रूम का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बोलते भी है फिल्म प्रोसेसिंग रूम। आपसे पूछा भी जाएगा कि डार्क रूम का अदर नेम क्या है, आपके कभी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें लिखोगे फिल्म प्रोसेसिंग, ठीक है। द प्रोसेसिंग ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म कैरिड आउट, डार्क रूम के अंदर क्या होता है, जो आपका आप जिस फिल्म पे एक्सपोज करते हो, एक्सरे लेते हो, तो उसमें डायरेक्ट इमेज नहीं बनता है, उसका प्रोसेसिंग होता है। पहले मैनुअल वाली की बात कर रहे हैं, अभी भी होता है, पर अब वो तो स्कैनर हो गया है, डायरेक्ट स्कैन करके फिर कंप्यूटर पे आ जाता है। अब इससे भी ज्यादा फास्ट हो गया है डीआर सिस्टम का, उसमें स्कैनर ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट आप एक्सपोज करो और आपके कंसोल पे आ जाएगा। तो एडवांस होते जा रहा है टेक्नोलॉजी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डार्क रूम का जो प्रोसेस है उसका। तो उस समय में जैसे आप एक्सपोज करते, कैसेट में जो है कैसेट होल्डर, जो आपका फिल्म होल्डर होता है जिसको हम लोग कैसेट बोलते हैं, उसमें आपका फ़िल्म रखा होता, उसको एक्सपोज़ किए, उसको अगर आप निकाल के देखते तो उसमें आपको कोई इमेज नहीं दिखता। उसको हम लोग बोलते थे लेटेंट इमेज, राइट? जो नहीं दिखता। लेकिन जब उसको आप डेवलपर में, फिक्सर में, डार्क रूम के अंदर प्रोसेस करते तो वहाँ पे आपको एक्चुअल इमेज दिख जाता है। जिस भी पार्ट का आप एक्स-रे लेते थे, तो उसका इमेज दिख जाता है। तो वो होता है। तो क्या होता है, जो आपका रेडियोग्राफिक फ़िल्म होता है ना, उसका जो प्रोसेसिंग होता है उसको कैरी आउट करते हैं, कहाँ पे? डार्क रूम के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। पहले के समय में अगर ये डार्क रूम का जगह नहीं होता रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो हमें एक्सरे ही नहीं मिलता, क्योंकि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, फिर पता ही नहीं चलता, एक्सरे का जो फोटोग्राफ होता है वो हमें नहीं मिलता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। यूं कह ले कि था, अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है डार्क रूम का जो प्रोसेसिंग वगैरह का जो एरिया होता है, बहुत कम जगह पे अब तो एडवांस हो गया। विद द लेटेंट इमेज, मैंने बताया लेटेंट इमेज क्या होता है, कि आप एक्सपोज किए और जहाँ पे फिल्म पे आया पर आपको दिखेगा नहीं, तो वो लेटेंट इमेज होता है। या फिर ये कह सकते हैं प्रोसेसिंग से पहले का जो इमेज होता है रेडियोग्राफिक फिल्म पे, वो आपका लेटेंट इमेज कहलाता है। अब द रेडियोग्राफिक फील्ड कन्वर्टेड इनटू विजिबल, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका लेटेंट इमेज था उसको हम लोग विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं डार्क रूम के अंदर। इट इज वेरी डार्क, बहुत डार्क होता है। अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो दिया हूँ डार्क रूम का, उसमें एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है। एक्चुअली में उस पे कोई एक्सरे एक्सपोज नहीं किया गया था, वो सिर्फ व्हाइट लाइट में एक्सपोज था फिल्म, और उसको हम डेवलप करके देखे हैं कि किस तरीके से डेवलप होता है। तो अगर आपको एक्चुअल डार्क रूम देखना कि कितना डार्क होता है, तो उस वीडियो में देखिएगा, थोड़ा सा लाइट वाइट बंद करके उस रूम को दिखाएं जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इतना डार्क होता है। लेकिन उसमें सेफ लाइट होता है, एक रेड लाइट, रेड कलर का ही होता है जनरली। वैसे ये जो आपका फिल्म होता है वो किस कलर का सेंसिटिव है उस अकॉर्डिंग हम सेफ लाइट लगाते हैं, बट जनरली रेड लाइट होता है। तो बहुत डार्क होता है बट प्रोवाइड विद सेफ लाइट, ठीक है। तो ये डार्क रूम के बारे में हो गया। क्या क्या होगा, उसको हम प्रोसेसिंग रूम भी बोलते हैं। वहाँ पे रेडियोग्राफिक फिल्म को जो है प्रोसेस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। लेटेंट इमेज को जो है विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और बहुत डार्क होता है लेकिन उसके साथ सेफ लाइट प्रोवाइड होता है। तो ये हो गया आपके डार्क रूम के बारे में उसका डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, लोकेशन की बात कर ले, डार्क रूम एक्चुअली होना कहाँ चाहिए। तो इस लोकेशन में देखिए, इस डायग्राम से सबसे पहले बताते हैं लोकेशन क्या होना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास एक सिंगल एक्सरे एक्सपोजर रूम है। एक्सरे एक्सपोजर रूम तो आप समझते हैं, जहां पे हम एक्सरे लेते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो अगर आपके पास सिंगल एक्सरे एक्सपोजर रूम है, तो उसके जस्ट एडजेसेंट जो रूम होगा वो आपका डार्क रूम होना चाहिए। या अगर आपके पास 2 एक्सपोजर रूम है और एक ही डार्क रूम है, एक ही प्रोसेसिंग रूम है, तो जो प्रोसेसिंग रूम है वो सेंटर में होना चाहिए, ताकि समय आपका बच सके, बहुत कम समय लगे। तो जब 2 हो या 2 से अधिक हो तो उसको सेंटर में रखें, ताकि आपका समय बचे, और एक है तो उसके एडजेसेंट में रखें। इसके साथ-साथ यहाँ पास बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने कैसेट को एक्सपोज और अनएक्सपोज को पास आउट करते हो, डार्क रूम से बाहर करते हो, यानी एक्सपोजर रूम में देते हो और एक्सपोजर रूम से आप डार्क रूम में भेजते हो, तो वो पास बॉक्स का काम। ठीक है, पास बॉक्स में होता है इंटरलॉक डोर होता है। अगर आप अनएक्सपोज वाला खोलेंगे तो एक्सपोज शायद अपने आप बंद हो जाएगा, या यूं कह ले कि अगर आप एक्सपोजर रूम के साइड जो गेट को खोलेंगे पास बॉक्स का, तो जो आपका डार्क रूम होगा ना, तो उसके साइड का जो डोर होता है अपने आप लॉक हो जाता है। ये ऐसा प्रोसेसिंग रहता है, इंटरलॉक डोर। अच्छा, लोकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डार्क रूम शुड बी लोकेटेड वेरी क्लोज टू द एक्सरे रूम, बहुत क्लोज होना चाहिए ताकि आपका समय बचे, या फिर जो बाहर के लाइट्स होते हैं उससे आपका फिल्म एक्सपोज ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद इफ देयर आर 2 और मोर एक्सरे रूम, अगर आपका 2 से अधिक एक्सरे रूम है, तो डार्क रूम शुड बी सिचुएटेड इन सेंट्रल पोजीशन, बीच में होना चाहिए, ठीक है। डार्क रूम कहाँ नहीं होना चाहिए, बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहता है। उसके बाद टेम्परेचर का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, प्रेशर मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। डार्क रूम में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये भी बहुत मैटर करता है। ये सब पूरा मेंटेन होना चाहिए। जब तक मेंटेन नहीं रहेगा तब तक आपको जो फिल्म प्रोसेसिंग का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो डार्क रूम शुड नॉट सिचुएटेड इन हॉट और डैम्प प्लेस, यानी बेसमेंट वगैरह में आपका डार्क रूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसेंशियल बिल्डिंग
बिल्डिंग एसेंशियल यानी जो आपका बिल्डिंग है जिसमें आप डार्क रूम बना के रखे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें क्या-क्या होना चाहिए, यानी डार्क रूम में क्या-क्या होना चाहिए। बिल्डिंग के मामले में जैसे वॉल हो गया, वेंटिलेशन हो गया, गेट हो गया, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो जो आपका बिल्डिंग एसेंशियल यानी बिल्डिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जिस कमरे को या बिल्डिंग को आप डार्क रूम बनाना चाहते हैं। किसी बिल्डिंग के एक रूम को अगर आप डार्क रूम बनाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन या रेडिएशन प्रोटेक्शन कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका जो डार्क रूम शुड बी वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेडिएशन। जो आपका डार्क रूम होगा वो वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए रेडिएशन से। रीजन रीजन ये है कि आपका जो एक्सपोजर रूम है, जस्ट डार्क रूम के बगल वाला रूम ही आपका एक्सपोजर रूम है। अगर वो रेडिएशन से प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो वहां का रेडिएशन डार्क रूम के अंदर तक आएगा, और उसमें जो अनएक्सपोज्ड फिल्म रखे होंगे वो सारा एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिल्म आपका खराब हो जाएगा, फॉगिंग हो सकता है। तो ये रीजन है, ठीक है। साथ ही वो उसको आप रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हो उसमें, तो वॉल को क्या कर सकते हैं आप, कोट कर सकते हैं। जैसे आप पेंट करते हैं उसी तरीके से लाइनिंग कर सकते हैं लीड शीट से, जिसका थिकनेस कम से कम 1.5 mm होना चाहिए। अगर उसका थिकनेस जिससे आपने कवर किया है इस वॉल को, उसका थिकनेस 1.5 mm है, तो वहां या फिर उसके बगल में आप कम से कम 125 किलो वोल्ट का जो आपका एक्सरे मशीन होता है उतना तक यूज कर सकते हो, वो सफिशियंट। देखते हैं जो उसका फ्लोर होगा नीचे वाला ग्राउंड, वो कैसा होना चाहिए फ्लोर। तो जो फ्लोर है उसका भी क्राइटेरिया होता है, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, इजिली क्लीन होना चाहिए। जो है आपका केमिकल का जो होता है, प्रोसेसिंग टैंक का जो केमिकल्स वगैरह है, उससे क्रोजिव नहीं होना चाहिए, यानी उससे वो वॉल खराब नहीं होना चाहिए। तो द फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल, इजिली क्लीन, नॉट स्लिपरी। स्लिपरी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें अंधेरा रहता है, ठीक है। सेफ लाइट से आपको कितना ही रोशनी मिलेगा। सेफ लाइट सिर्फ इस पर्पज से होता है कि आपको ये देखना है कि फिल्म जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ, कितना डेवलप हुआ, कब आपको स्टॉप करना है। तो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंट टू स्टेनिंग क्रोसिव सब्सटेंस, मान लेते हैं किसी तरीके का कोई केमिकल गिर गया तो उससे खराब नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। सेरेमिक टाइल्स यूज कर सकते हैं, पोर्सिलेन यूज कर सकते हैं, नेचुरल क्ले भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। बाकी क्या यूज नहीं कर सकते हैं, तो लेनोनियम और कंक्रीट वगैरह जो नॉर्मल होता है उसको यूज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सुटेबल नहीं है। जो आपका केमिकल्स होता है उसको, उससे जो है वो क्रोज हो जाता है, खराब हो सकता है वो फ्लोर, ठीक है। तो ये सुटेबल नहीं। सिरेमिक टाइल्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, बिल्डिंग एसेंशियल्स में और वॉल का जो कवरिंग है वो तो अभी हम देख लिए हैं, वॉल किस तरीके से कोटिंग होना चाहिए, ये तो रेडिएशन में देखा। अच्छा, वॉल की बात करें यानी इसके हाइट का वगैरह का बात करें, तो द वॉल ऑफ द डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क। जो डार्क रूम का वॉल है वो डार्क नहीं होना चाहिए। उसका जो पेंट होगा यानी जो कलर होगा वो ऐसा होना चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, आपको कम लाइट मिले और वो बहुत ज्यादा लाइट प्रोवाइड करे, इस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत कम लाइट होता है, सेफ लाइट, तो वो चारों तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो इंटेंसिटी जो है अंदर जो ब्राइटनेस होगा वो बढ़ा देगा। तो उस तरीके का होना चाहिए। कलर शुड बी लाइट रिफ्लेक्टर, जो आपका लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, इस तरीके का कलर होना चाहिए। वॉल शुड बी कवर्ड बाय केमिकल रेजिस्टेंस लाइक स्पेशल पेंट। जो आप पेंटिंग करेंगे वॉल का, तो वो केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए कि कई बार कभी ऐसा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उस पे कोई केमिकल पड़ गया, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। जिसमें स्पेशल पेंट आप यूज कर सकते हो, सेरेमिक टाइल्स वगैरह यूज कर सकते हो, या फिर सेरेमिक पेंट भी आता है उसको आप यूज कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उसमें वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे, डार्क रूम का प्रेशर मेंटेन रहे, इस वजह से वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें विंडो नहीं होना चाहिए, विंडो का जो है ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो जो आपका एक होता है एयर कंडीशन यूज कर सकते हो, एसी यूज कर सकते हो, वो आइडियल है, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सीलिंग फैन कैन बी यूज, सीलिंग फैन यूज हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो आपका रूम है, डार्क रूम प्रोसेसिंग रूम है, उसमें किसी प्रकार का कोई डस्ट ना रहे। प्रोसेसिंग से पहले आप उसको अच्छे तरीके से जो है क्लीन कर ले, उसमें कोई डस्ट ना बचे। अगर उसमें डस्ट बचता है प्रोसेसिंग के बाद, जब भी आप फिल्म को ड्राई करेंगे, आपके पास अगर ऑटोमेटिक ड्रायर नहीं है, आप जो है एयर में उसको ड्राई कर रहे हैं क्लिप करके, तो उसका जो डस्ट है हो सकता है उस फिल्म पे पड़े और फिल्म को खराब कर दे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या रखना है कि आपका जो रूम है उसको प्रोसेसिंग से पहले बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, किसी तरीके का कोई डस्ट ना रहे। सीलिंग फैन यूज कर सकते हो, या एग्जॉस्टर फैन जो होता है उसको यूज कर सकते हो। इसमें सबसे जो बेस्ट है, जो आइडियल है, इसका ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, और अगर ऑप्शन में एसी आता है, यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है डार्क रूम के अंदर सबसे ज्यादा आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे एसी, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट हो, तो आप एसी को जो है करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है।
ई की बात कर ले यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात कर ले, जो डार्क रूम है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है वो किस तरीके का होना चाहिए। ये पूरा आपका सीरीज चल रहा है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि आप डार्क रूम के बारे में बताएं, जहाँ पे आपका जो है 8 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ डार्क रूम टेक्निक पे, तो आप ये सारा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे डायग्राम भी मिल रहा है तो आप डायग्राम भी बनाएंगे और बेहतरीन लगेगा आपका। तो ये आपका इस पर्पस से कि आप जितने नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे सारा का सारा नंबर आपको मिलना चाहिए अगर इस तरीके से लिखते हैं। साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप कैसे जो है ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा आपकी जो है वैकेंसी के जो एग्जाम्स वगैरह आते हैं उसमें। तो जो आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग होगा वो कैसा होना चाहिए, इट कैन बी डेंजरस ड्यू टू येट एरिया इन द डार्क रूम, जो आपका है वो डेंजरस हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एसेंशियल टू अर्थ ऑल एक्सपोज नॉन करेंट कैरिंग मेटल, जो भी आपके मेटल के ऑब्जेक्ट्स उस सबको आप अर्थ करके रखेंगे, यानी जमीन के अंदर उसको जो है अर्थिंग कर देंगे जो भी मेटल्स वगैरह होता है, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई करंट उसमें चला जाता है तो सारा जो है आपका अर्थिंग के फॉर्म में नीचे चला जाए। तो आपको जो है इस डेंजरस जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है या फिर किसी प्रकार का कोई शॉक होता है, करंट फॉलो कर जाता है, तो वो अर्थ के रूप में पूरा अंदर चला जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी आपका सारा मेटालिक चीज है वो अर्थ करके रखें इस तरीके से। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस इमेज में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एसी देख सकते हैं, विंडो यूज नहीं करना। इमेज बहुत बेहतरीन लगाया गया है। यहाँ पे देखिए आप कोटिंग की बात कर रहे थे कि आपका जो है लेयरिंग कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए, तो रेडिएशन 1.5 mm, तो इमेज बहुत बेहतरीन मिला होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पास बॉक्स के ऊपर। उसमें जो आपका डार्क रूम है उसमें पास बॉक्स भी होना चाहिए, और पास बॉक्स का पर्पस क्या होता है, आप एक्सपोज और अनएक्सपोज का जो फिल्म होता है आपका कैसेट, उसको आप एक्सपोजर रूम में ले जा सकते हैं और एक्सपोजर रूम से आप डार्क रूम में प्रोसेसिंग के लिए ला सकते हैं, ठीक है। पास बॉक्स का दूसरा नाम कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट भी बोलते हैं। पास बॉक्स का दूसरा नाम कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट या फिर हैचेज भी बोलते हैं। ये तीनों ही एक ही है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका एक्सरे रूम है, एक तरफ किसी एक साइड एक्सरे रूम है, बीच में आपका पास बॉक्स होगा और दूसरी तरफ आपका जो है सेम वॉल से लगा हुआ प्रोसेसिंग रूम होगा या डार्क रूम होगा। द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द पास बॉक्स इज द फिल्म लोडिंग बेंच। जो आपका पास बॉक्स होता है उसको आप किस साइड रखेंगे, तो वो आपका जो है फिल्म लोडिंग बेंच के साइड होना चाहिए, यानी आपका जो ड्राई बेंच होता है वो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि जस्ट पास बॉक्स के सामने हो और उसके उस तरफ यानी पास बॉक्स के दूसरी साइड आपका एक्सपोजर रूम। इसमें क्या होगा कि जो आपका फिल्म है वो येट होने से, यानी जो आपका येट वाला एरिया उसमें सॉल्यूशन है, अलग अलग तरीके के पानी है उसमें, फिल्म जाने से गिरने से बचा रहेगा, ठीक है। इट हैज टू लाइट टाइट, यानी लाइट प्रूफ कह सकते हैं, लाइट टाइट इंटरलॉक डोर व्हिच ओपन इनटू बेंच। इसमें क्या होता है, दो, ये आपका जो है ड्राई बेंच है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपका ड्राई बेंच है और यहाँ पे इस तरीके से आपका पास बॉक्स होगा, जो यहाँ एक अनएक्सपोज के लिए यहाँ मैं यू लिखता हूँ और यहाँ पे ई लिखता हूँ एक्सपोज के लिए, ठीक है। और ये दोनों इंटरलॉक होते हैं, तो यहाँ पे आप मान लेते हैं ये आपका अनएक्सपोज फिल्म है और यहाँ पे एक्सपोज फिल्म है, तो यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसमें डालेंगे, फिर आप दूसरी साइड जाएंगे यानी एक्सपोजर वाले रूम में जाएंगे, फिर डोर खोलेंगे, यहाँ पे आपको अनएक्सपोज फिल्म निकालना है और एक्सपोज फिल्म यहाँ डालना है, इस तरीके से प्रोसेस। इसके लिए एक वीडियोस है जिसको मैं रखा हूँ, इसके बाद थ्योरी पहले आप जान लें, उसके बाद मैं उसको उस वीडियो को दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक्सपोजर रूम से जो है कैसेट को पास डार्क रूम में भेजा जाता है पास बॉक्स के थ्रू, और उसके बाद डार्क रूम के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वर्क होता है, ठीक है। वो भी वीडियोस में बहुत जल्द, पहले आप थ्योरी जान लें उसके बाद वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं है तो दोबारा से थ्योरी देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो पास बॉक्स का लोकेशन क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए नियर लोडिंग बेंच या फिर ड्राई बेंच कह सकते हैं। इट हैज टू सेक्शंस, वन इज फॉर एक्सपोज कैसेट, उसमें दो सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक में आप एक्सपोज कैसेट रखेंगे। एक्सपोज कैसेट किस साइड से रख सकते हैं आप, एक्सपोजर रूम के साइड से रख सकते हैं, जैसे एक्सपोज किए फिर उस कैसेट को एक्सपोज वाले कैबिनेट में रख देंगे। इसके बाद एंड अदर इज अनएक्सपोज, अनएक्सपोज किस साइड से रखेंगे, जो डार्क रूम में आपके कैसेट रखे होते हैं उसमें अनएक्सपोज होता है तो उसको आप रखेंगे, फिर एक्सपोजर साइड जाके उसको निकाल देंगे, इस तरीके से प्रोसेस होता है। एंट्रांस कैसा होना चाहिए, एंट्रांस मतलब जो आपका डोर होगा वो डोर किस तरीके का होना चाहिए, डोर भी बहुत मैटर करता है। ऐसा डोर ना बनाए कि आप डोर खोले और उसके बाद जो है बाहर का सनलाइट या फिर किसी तरीके का कोई लाइट्स आप बाहर लगा के रखें, वो जो है उसका
लाइट अंदर चला गया, उसकी वजह से हो सकता है कई बार आप जल्दी जल्दी में फिल्म को ऐसे छोड़ के आ जाए और बाहर का लाइट गया, फिर वो सारा फिल्म एक्सपोज हो जाएगा, फिर खराब खराब हो जाएगा। तो उसमें डोर भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसमें डोर किस तरीके का होना चाहिए, अगर आपका सिंगल एंट्रेंस शुड बी लाइट प्रूफ, जो आपका डोर होगा वो लाइट प्रूफ होना चाहिए, यानी उससे किसी प्रकार का कोई लाइट अंदर नहीं जा पाए, इस तरीके का डोर होना चाहिए। अगर आपका सिंगल डोर है तो सिंगल टाइप एंट्रेंस इज कॉल्ड सिंगल डोर व्हिच मस्ट लाइट टाइप इनसाइड द, उसमें क्या होना चाहिए कि जो सिंगल डोर है उसका लॉक अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोसेस कर रहे हैं फिल्म को और कोई बाहर से आके उसको खोल दिया, तो प्रोसेसिंग से पहले आप अंदर जाएं और उसको लॉक कर दें, और डोर इस तरीके का होना चाहिए कि डायरेक्ट लाइट आपके साइड ना आए, तो इस तरीके का डोर होना चाहिए, अंदर में लॉक होना चाहिए। अगर आप डबल डोर यूज करते चाहिए कि एक खुला दूसरा लॉक है और दूसरा खुला फिर पहले वाला लॉक हो गया, इंटरलॉक्ड होना चाहिए ये डोर, ठीक है, इलेक्ट्रिकली। यानी आप मान लेते हैं यहाँ से एंटर किए तो ये डोर खुल गया, तो ये अपने आप लॉक हो जाना चाहिए ऐसा, और जब आप यहाँ पहुंचे तो जब इसको खोले तो ये ऐसे लॉक हो जाना चाहिए, इस तरीके का डोर होना चाहिए, इंटरलॉक्ड डोर होना चाहिए। एक होता है मेज डोर, ठीक है, जिग जैग डोर। जिग जैग आप समझते हैं, मेज डोर होना चाहिए इस तरीके का, इधर से ऐसे करके जाए, ताकि अगर यहाँ से मान लेते लाइट जाएगी तो इससे रुक जाएगा, फिर यहाँ ऐसे तो नहीं, क्योंकि लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, आप जानते हैं लाइट का प्रॉपर्टी होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, राइट। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऐसे तो क्रॉस कर नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा अगर होगा तो रिफ्लेक्ट करके ऐसा चला जाएगा, फिर ऐसा रिफ्लेक्ट करके ऐसे तो नहीं जाएगा। तो जिग जैग डोर बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ये जो एरिया होता है ना, बहुत एरिया चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो इस वजह से जो है बहुत कम यूज होता है जिग जैग डोर। मेज डोर या जिग जैग डोर, दिस डोर नीड मोर फ्लोर एरिया एंड हाई कॉस्ट, इट इज यूज रेयरली, पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद एक होता है आपका रिवॉल्विंग डोर कह सकते हैं या रोटेटिंग डोर, रिवॉल्विंग या रोटेटिंग, जिसमें क्या होता है इस साइड आप इंटर लिए, ठीक है, और आपको यहाँ जाना है, तो ये ऐसे घूम के यहाँ जाएंगे, इसमें लाइट जो है नहीं जा पाएगी, यहाँ ओपन है और यहाँ ओपन है, ठीक है, जब आप यहाँ ओपन करेंगे तो जैसे ये ओपन करेंगे ये क्लोज रहेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से एंटर किए, ऐसे आप गए ऐसे, तो ये क्लोज है, तो जैसे आप ये घूमेंगे ये भी घूमता जाएगा, और जब आप यहाँ आए तो ये लॉक हो गया और आप यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से एंट्रेंस अंदर चले गए प्रोसेसिंग रूम में, तो इस तरीके का डोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिवॉल्विंग डोर्स, रोटेटिंग या रिवॉल्विंग डोर्स, इस चार तरीके के डोर को यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आइडियल कह सकते हैं जिगजैग, लेकिन इसमें फ्लोर ज्यादा लेता है और कॉस्टली भी होता है, तो इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है। अच्छा, साइज की बात कर ले, अब डार्क रूम जो होता है आपका उसका साइज कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी कमरे को जो है आप डार्क रूम बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, उसका जो आइडियल साइज होता है, ठीक है, आइडियल साइज कम से कम 100 स्क्वायर फीट का रूम होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, जो आपका आइडियल साइज है, जिसका जो फ्लोर होगा 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। कहीं भी आप रूम वगैरह देखना जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें क्या बताता है कि आपका ये इतना स्क्वायर फीट का ये रूम है, इतना ही, तो उसका जो स्क्वायर फीट फ्लोर होना चाहिए वो 100 का होना चाहिए, जो आइडियल है। और सीलिंग का जो हाइट होना चाहिए वो 11 फीट होना चाहिए मिनिमम, ताकि उसमें प्रॉपर जो है आपका वेंटिलेशन मिल सके, और जो मीटर में अगर देखें उसको तो 3.35 मीटर होना चाहिए। अब इसको आप डायग्राम के रूप में समझिए कि इसको कैसे जो है हम देख सकते हैं, यानी अगर हमें पता लगा ना कि कैसा होता है 100 स्क्वायर फीट या सीलिंग, तो उसमें पूरा अगर स्ट्रक्चर बनाए आप डार्क रूम के अंदर सेटअप रखे, कि आपको एक ड्राई बेंच रखना है, एक येट बेंच रखना है, उसके बाद फिर आपके बहुत सारे कैबिनेट होंगे, फिर आपको हैंगर्स वगैरह रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि जैसे ये पूरा आपका फ्लोर 100 स्क्वायर फीट का हो गया, एक साइड आप जो है ड्राई बेंच रखेंगे और यहाँ पे पास बॉक्स लगाएंगे, पास बॉक्स के जस्ट उस तरफ आपका एक्सपोजर रूम होगा, इधर येट वाला साइड है, ठीक है। इस साइड में आप जो है हैंगर लगा सकते हैं जिसमें आप फिल्म को सुखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अप डाउन करेंगे, मतलब जब बाहर आपको निकलना होगा तो, ठीक है, क्योंकि आप पास बॉक्स के थ्रू तो केबल केबल कैसे ला सकते हैं, आपको तो बाहर से ऐसे आना पड़ेगा, तो यहाँ आपका जो डोर हो गया, आप डोर चार में से किसी एक प्रकार का लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी जो प्रिपरेशन वगैरह होता है, यानी फिल्म वगैरह लेंथ वेंथ कुछ भी करना है तो वो करना है। इधर आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बाहर में क्या कर सकते हैं, हाँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जो है सॉल्यूशन को, जो प्रोसेसिंग सॉल्यूशन वगैरह होता है उसको आप प्रिपेयर करें, तो डार्क रूम के बाहर करें, ताकि आप जो है फ्लोर वगैरह पे ना गिरे कुछ, तो इस तरीके से आपका सेटअप होता है, ठीक है। द ड्राई बेंच एंड द येट शुड बी अपोजिट साइड ऑफ द, अपोजिट साइड में होना चाहिए, ताकि येट का केमिकल्स या कोई पानी वगैरह ड्राई बेंच पे ना पड़े, जो फिल्म वगैरह होता है उस पे ना पड़े। सीलिंग हाइट 11 फीट का होना चाहिए, यानी 3.35 मीटर का होना चाहिए। इस साइड आप जो है साइड में कहीं सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, इधर आप प्रिपरेशन वगैरह यानी कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, और फिल्म वगैरह लाने के बाद जो है उसका कोई एंट्री वगैरह कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ करें, यहाँ से एंटर करेंगे, इस तरीके का होता है पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट, राइट। तो ये पूरा आपका था डार्क रूम का पहला
वीडियोस, जिसमें आपने जाना कि डार्क रूम एक्चुअल में क्या होता है, उसके एंट्रेंस क्या होता है, बिल्डिंग एसेंशियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें जो है पास बॉक्स क्या होता है, आपका एंट्रेंस किस तरीके का होना चाहिए, वॉल कोटिंग होना चाहिए, फ्लोर क्या होना चाहिए, इस तरीके। बाकी आगे जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसमें यहाँ तक